हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेटा अपना नया चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं जिसका नेम है जैव प्रक्रम। सो जैव प्रक्रम को इंग्लिश में बेटा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बोला जाता है। ओके, सो ये चैप्टर नंबर 5 है, आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आने वाला है और ये आएगा बेटा 9 मार्क्स का चैप्टर। ओके, सो 9 मार्क्स आपने अच्छे से लेने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोरली लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा बेटा, पूरा प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे और नोट्स बनाते बनाते दोबारा से प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं करेंगे तो किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे बेटा। तो डीपली समझने के लिए आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ते हैं और चैप्टर को नोट्स बनाने से पहले उसको 1 या 2 बार अच्छे से डीपली तरीके से लेक्चर को अटेंड करना पड़ता है ताकि आप इजीली उसको अच्छे से समझ पाएं और पूरे नंबर अपने प्राप्त कर पाए अच्छे से। और आप विद्या की ये बुक भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, इसमें दिए गए पूरे नोट्स कंप्लीट अच्छे से चैप्टर दिया गया है, तो इसकी हेल्प ले सकते हैं ताकि आप और अच्छे से इन चीजों को कवर करअप करते हुए और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाए अपने एग्जाम में बच्चों। सो हमारा यहाँ पर बेटा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नेम है जैव प्रक्रम। ओके, जैव प्रक्रम अध्याय 5। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन बच्चे। तो आप बेटा अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं जो सजीव भी होती हैं और निर्जीव भी होती हैं। सजीव वस्तुओं को ही जैव नाम दिया गया है। जो जैव नाम है ना ये वाला, तो इसका मतलब ये क्या चीजें हैं बेटा? सजीव चीजें हैं। और अजैव मतलब क्या होता है? निर्जीव चीजें, सजीव और निर्जीव। अब सजीव और निर्जीव में अंतर तो आपको पता ही होना चाहिए। आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में 6 स्टैंडर्ड से ही 4 स्टैंडर्ड से ही हमें समझा दिया जाता है कि सजीव चीजें और निर्जीव चीजें कैसे होती हैं। उनका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ टीचर समझाती हैं। अगर आपने साइंस को शुरू से ही पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। अब हम देख लेते हैं इसको, और अच्छे से यहाँ पे समझाया भी गया है। यदि हम देखो कुत्तों को दौड़ते हुए देखते हैं बेटा, गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं। जुगाली करना क्या होता है? जब वो खाती है तो अपना मुंह चलाती है ना, तो वैसे उसको जुगाली बोला जाता है। और अगर गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हमें क्या समझ में आ जाता है कि हाँ ये सजीव है। कुत्ता, गाय, इंसान सोते हैं, ठीक है, सोचते भी हैं बेटा, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो बढ़ने का, ग्रोइंग का, सारी चीजों का एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनको सजीव कैटेगरी में रखा जाता है। सजीव चीजें बेटा डिपेंड करती हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो सांस लेती हैं, उनमें जान होती है और साथ में वो चीजों को समझने की भी उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर भी होती है, इसलिए वो सजीव कहलाती है। पौधों के बारे में बात करेंगे तो पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वो सजीव हैं? क्योंकि वो देखो सजीव तो है बेटा, सजीव जैव कैटेगरी के अंदर आती हैं, जैव प्रक्रम के अंदर आती हैं पौधे सभी के सभी। तो मीन्स वो हरे दिखते हैं। अगर आप देखो कोई भी पौधा बेटा अपने घर में लगाओगे और घर में आपने एक पौधा लगाया, उसकी आप प्रॉपर तरीके से टेक केयर नहीं करते, देखभाल नहीं करते हो, पानी नहीं डालते हो, तो क्या होगा? उसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी, धीरे धीरे पौधा खत्म हो जाएगा, यही होने वाला है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से उसकी टेक केयर करोगे, ध्यान रखोगे उस पौधे का, तो उसकी पत्तियां हरी भरी अच्छे से रंग बिरंगी आपको बढ़िया तरीके से नजर आने वाली हैं, बिल्कुल ग्रीन, है ना। तो ये क्या दिखाते हैं बेटा? ये यही चीज दिखाते हैं कि पौधे क्या कर रहे हैं? वृद्धि करते हैं। ऐसा तो नहीं है वो जैसा पैदा हुआ था वैसा ही है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मीन्स उसके अंदर वृद्धि करने की क्षमता है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। और दूसरे शब्दों में हम देखें तो हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों को विचार भी यहां पर करेंगे। सो क्या विचार है बेटा? ये गतियां जो होती हैं, ठीक है, प्रोसेस होता है, गति होती है, वृद्धि संबंधी होती है और भी बहुत सारी चीजों से रिलेट करती है। जैसे पौधा सजीव है तो उसमें वृद्धि के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कई चीजें होती हैं, जंतु होते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, गति स्पष्ट रूप से उनकी दिखाई तो नहीं देती। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सांस लेते हैं लेकिन हमें उनकी गति नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी वो हम सजीव मानते हैं उनको, और सजीव भी होते हैं। तो दिखाई देने वाली गति जीवन को परिलक्षित या लक्षण रूप से हम पर्याप्त नहीं मानते कि सिर्फ हमें गति दिखाई देगी तभी हम मानेंगे सजीव है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जो छोटे छोटे स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती, आंखों से हमें दिखाई नहीं देती वो गति हो रही है, उसके अंदर नहीं हो रही। अब अणुओं की बात करें तो अणु कितने छोटे होते हैं, अणुओं की गतियां कितनी ज्यादा ऐसी होती है कि हम उनको न्यूड आईज से अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। तो क्या हम उसको अदृश्य आणविक गति से जीवन के लिए जरूरी मानते हैं?
सो ऐसी चीजें जिनको हम सकारात्मक श्रेणी में रखते हैं, व्यवसायिक जीवन विज्ञान के रिलेट करते हुए बातें करते हैं, तो वास्तव में जो विषाणु के अंदर आणविक गति पाई जाती है, जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते, संक्रमित करने का मतलब होता है किसी को अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ते, तो हम वो चीजें नहीं एग्जिस्ट करते हैं। सो वास्तव में सजीव है या नहीं है, यही एक चीजें अपवाद हैं और विवाद के रूप में भी देखते हैं। हाँ, ये चीजें कई सजीव में कैटेगरी में एग्जिस्ट करती हैं, कई चीजें नहीं करती हैं। सो जीवन के लिए बेटा, मैं इस पैराग्राफ में देखो, हर एक पैराग्राफ को मैं पढ़ते पढ़ते बेटा समझा भी रही हूँ, तो समझते रहेंगे और साथ में रीडिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, तो आप समझने से ही, सुनने से ही आपका काम बन जाएगा। तो सुनना ध्यान से है कि क्या चीजें मैम बता रही हैं। तो जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों जरूरी हैं, आणविक गति होती है हमारे जीवन में तो क्यों जरूरी है, तो ये चीजें सजीव की संरचना सुसंगठित कर देती हैं। सुसंगठित करना, इकट्ठा करना, संरचना को बनाना, और उनमें उत्तक भी होते हैं बेटा, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक पाए जाते हैं। आप देख रहे हो ना, डीप से डीप जा रहे हैं हम। पहले क्या होता है, उत्तक होते हैं, उत्तक में कोशिकाएं होती है और कोशिकाओं में घटक होते हैं। और सजीव की ये संगठित और सुव्यवस्थित संरचना समय समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव से विकसित भी होती रहती है, ठीक है, बदलती भी रहती है। और जीवों को शरीर की मरम्मत की जरूरत होती है, अनुरक्षण की भी जरूरत होती है। तो ये सभी संरचनाएं क्या करती है बेटा, अणुओं से ही बनी होती हैं। इसलिए आप इनमें लगातार क्या देखने वाले हो कि इनमें लगातार गतिशील ये बनी ही रहती हैं, इनमें चेंजेस होते ही रहते हैं। क्या हमारा शरीर ऐसे है तो हमेशा ऐसा ही बना रहता है? नहीं, कभी हम बीमार भी हो जाते हैं, कभी सही भी हो जाते हैं, कभी और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो ये सब चीजें सजीव, सभी सजीव जितने भी कैटेगरी करते हैं हम सजीव के अंदर, तो उनमें सब में ही एग्जिस्ट करती है, सब में ही पाई जाती है। जैव प्रक्रम है क्या? तो बेटा 5.1 में हम समझेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। एक्चुअली ये जो लाइफ प्रोसेस की बात की गई है, जैव प्रक्रम की बात की गई है, तो इसके डिफाइन क्या है, इसको अच्छे से समझते कैसे हैं। तो जीवन का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। जो भी अनुरक्षण कार्य है, जो जरूरी काम होते हैं जीवों के, सांस लेते हैं हम, ठीक है, हमारा दिल धड़कता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो सारी चीजें निरंतर होती रहती हैं। सो यह उस समय भी रहता है जब वे विशेष कार्य नहीं करते। हम आराम से बैठ जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या काम करना बंद कर देती है? सब करती है। हमारा माइंड भी चलता है, ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है, हार्ट बीट भी चल रही है, सब चीजें होती हैं, चाहे हम बैठे हों या सो रहे हों, सब चीजें ही काम करती रहती हैं, अपना फंक्शन करती रहती हैं। तो ये जो प्रक्रम है, इसको कैसे देखते हैं बेटा? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, और इसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ओके मिस, आप सिर्फ डिफाइन को इतना ध्यान रख सकते हैं बेटा, जीवन का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए और ये विशेष कार्य भी करते रहते हैं। मिस, हम सो रहे हो, बैठ रहे हो, तो अनुरक्षण का काम चलता रहता है। इसी का जो सम्मिलित रूप होता है, उसी अनुरक्षण को कहते हैं जैव प्रक्रम बेटा। अब यहां पर देखते हैं बच्चा, क्षति और टूट फूट रोकने के लिए, अब क्षति होती है, टूट फूट भी हो जाती है, सो उसके लिए अनुरक्षण प्रक्रम की जरूरत होती है। दोबारा से रिपेयरिंग होती है, दोबारा से एनर्जेटी आती है, दोबारा से हमारे अंदर पावर आ जाती है। सो ये इसके लिए उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है। अब हमारे अंदर बेटा कोई चीज़ भी प्रॉब्लम हो गई, हम बीमार हो गए हैं, हमारी हड्डी टूट गई है, या हम किसी तरह से भी परेशान हो गए हैं, तो उस लेवल पर हम क्या हो गए हैं, हम दोबारा से एनर्जी और इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते थोड़ा ना हम ऐसे बैठे रहें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा की जरूरत होगी। और ये जो ऊर्जा होती है वो एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा का स्रोत बाहर से जीवन के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। और इस ऊर्जा के स्रोत को हम किससे मिलते हैं बेटा? ये ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? हम क्या खाएंगे जिससे हमें ऊर्जा मिल जाएगी? भोजन, ठीक है, भोजन जो हमें अलग अलग लेवल, अलग अलग चीज़ों में मिलता रहता है। हम रोटी में अलग है, पनीर में अलग है, दही में, दूध में। सो हम हर तरीके से उस भोजन को, अच्छे भोजन को ग्रहण करेंगे, जिससे क्या होगा बेटा, हमारा जो प्रक्रम है उसको पोषित कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी जरूरत होगी। ये नहीं है सिर्फ अंदर अंदर से काम चलेगा।
हम बाहर से उसको सामग्री प्रदान करते हैं और फिर वो ज़रूरी न्यूट्रिशन हमारे अंदर से लेते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर ही निर्भर करता है, इसलिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो बेटा किस पे आधारित होते हैं? सब कार्बन पर ही आधारित हैं। जो हम खाते हैं उनमें कार्बन मौजूद होता है। और कार्बन स्रोतों की जटिलता को देखा जाए तो उनके अनुसार जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं वो अलग अलग पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। इसका मतलब उनमें वो पोषण प्रक्रम पाया जाता है। पर्यावरण बेटा किसी एक जीव के नियंत्रण में तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंसान ही यहाँ पर रह रहे हैं, पशु रह रहे हैं, पक्षी रह रहे हैं, सिर्फ पौधे ही रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं और किसी एक के नियंत्रण में भी नहीं है पूरा पर्यावरण। यहाँ पर ऊर्जा के जो बाहरी स्रोत हैं, बाहर स्रोत क्या होता है बेटा? बाहरी स्रोत, वो भी अलग अलग है। शरीर के अंदर की ऊर्जा अलग होती है और इन स्रोतों के विघटन और निर्माण की जरूरत होती है। जबकि हम उस ऊर्जा की बात करें जो एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए, इनमें आणविक गतियों के लिए, आणविक, क्योंकि हमारे शरीर में बेटा अलग अलग चीजें, उत्तक का भी बात की थी, उनके अंदर अणु पाए जाते हैं, तो आणविक गति भी तो लेते हैं। अब गति ऐसे ही तो नहीं आएगी, ऊर्जा जाएगी, खाना जाएगा, तभी वो एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो शरीर के अनुरक्षण है, शरीर की वृद्धि के लिए जिन अणुओं की जरूरत होती है, वो अणु अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे शरीर के लिए। और शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला भी एक बहुत ज्यादा जरूरी श्रृंखला होती है जो हमें बताती है और हमारे अपचयन उपचयन की सारी अभिक्रियाओं को, अणुओं का विघटन कहाँ पर होना चाहिए, इन युक्तियों के थ्रू रासायनिक युक्तियां हमें दिखाती हैं। सो बहुत सारे जीव होते हैं बेटा, शरीर के बाहरी स्रोत से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, शरीर का बाहरी स्रोत होता है तो वहां से हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। और शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, बाहर से हमने ग्रहण किया और कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। अब श्वसन क्या होता है बेटा? सांस लेना। सिंपल भाषा में अगर बात करेंगे तो श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, जो हम लेते हैं। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये तो कर रहे हैं। इसके लिए हम अलग से एनर्जी तो नहीं लगा रहे अपनी, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता रहता है। ओके, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम और शरीर को चला रहे हैं। और ये कोशिकीय जो होती है, इन चीजों की जरूरत खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको श्वसन कहा जाता है। एक एक कोशिकीय जीव की पूरी तरह पर्यावरण के लिए संपर्क में रहती है बच्चे। अभी हमने बात की थी कि सिर्फ एक ही जीव पर, एक ही कोशिकाओं पर निर्भर नहीं होता पूरा पर्यावरण, उन्हें अलग अलग तरीके से जरूरत होती है, डिपेंडेंट होते हैं। हम किस पर डिपेंडेंट है? हमें भोजन चाहिए और भोजन के साथ साथ हम गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनके निष्कासन भी करते हैं। निष्कासन करना, जो हमारे वर्ज्य पदार्थ हैं जो हमारे काम के नहीं है, हम जाते हैं यूरिन के लिए, जाते हैं पॉटी के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं? हम निष्कासन कर रहे हैं, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर के जीव का, जो हमारा शरीर होता है, किसी भी जीव का शरीर होता है, उसका आकार पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आकार पर कैसे डिपेंड करता है बेटा? कि हम कितना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। एक अगर तंदुरुस्त आदमी, हट्टा कट्टा इंसान है तो वो अच्छा खाएगा, एक छोटा सा बच्चा है वो थोड़ा खाएगा। तो मीन्स उसका शरीर का आकार, उसका वजन, तोल, कैपेसिटी सब डिपेंड करती है कि हम कितनी ऊर्जा बाहर से ग्रहण कर रहे हैं। जब बेटा शरीर अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है तब क्या होता है? कई बार जटिल हो जाता है, कठोर हो जाता है, बड़ा सख्त हो जाता है, तो बहुकोश के जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण से सीधा संपर्क में नहीं रह सकती। सो इसलिए विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। सो बहुकोश के जीवों में, अब हम मेन इंपॉर्टेंट ये पढ़ने वाले हैं, जो बहुकोश के जीव होते हैं बेटा, उनमें अलग अलग कार्यों करने के लिए अलग अलग अंग, भिन्न भिन्न अंग जो विशिष्ट रूप से कार्य करते हैं, वो अपना कार्य प्रॉपर तरीके से करते हैं, चाहे वो ऊतकों के बहाने करें, चाहे वो किसी कोशिकाओं से करें। तो शरीर के जीव में उनको संगठन से एक परिचय मिल जाता है। और ये बात क्या दिखाती है कि भोजन या ऑक्सीजन जब भी किन चीजों को दिखा जाए तो ऊतकों का जो कार्य होता है वो अपना विशिष्ट होता है, ताकि वो अपना अपना काम करते रहेंगे तो हमें किसी की समस्या पैदा ही नहीं होंगी बेटा। क्योंकि सब अगर अपना काम प्रॉपर तरीके से करते जा रहे हैं तो शरीर को कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है और किसी जीव को भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसलिए भोजन और ऑक्सीजन
दोनों का जो अंतःग्रहण है उसके अंदर अलग अलग अंगों द्वारा ही होता है। मैंने अभी बताया शरीर में अगर सारे अंग अपना अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो वही लाइन यहाँ पर बताई गई है कि विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है और शरीर के सभी भागों को इनकी जरूरत भी होती है। तो इस स्थिति में जो भोजन और ऑक्सीजन वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की जरूरत होती है। ऐसा तो नहीं है कि हमने सांस यहाँ नाक से ली और यहीं तक रुक गई, कहाँ तक जाती है? पूरा शरीर के अंदर तक जाती है हमारी ऑक्सीजन। तो ये क्या कहलाता है? भोजन खाया, भोजन भी पूरा जाता है, तो इसी को वहन तंत्र बोला जाता है बेटा। वहन तंत्र से वो वहन करती है, इधर उधर सारे पार्ट्स में पहुंचा दिया, चाहे भोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो। जब बात करते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत को लेकर और ऑक्सीजन के उपयोग को लेकर ऊर्जा के लिए कि हमें कैसे उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो अब हम कैसे उपोत्पाद भी बनते हैं। उपोत्पाद भी बनते हैं कौन से वाले? जो शरीर के अलग अलग कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वो हानिकारक भी होते हैं। अभी हमने अच्छी अच्छी बातें की, हमारे लिए खाना खाएंगे, ऑक्सीजन लेंगे, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, हमारा फंक्शन अच्छे से होगा, लेकिन हमेशा क्या खाना या अंदर के फंक्शन प्रॉपर काम करते हैं? नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी होती हैं, अच्छी नहीं होती, चाहे वो खाने से रिलेट करते हो चाहे अंदर हमारी कोशिकाओं से रिलेट करते हो। सो अपशिष्ट उत्पादों के लिए शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी है। जो अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, जो हमने बात की कि वॉशरूम जाते हैं, अपशिष्ट उत्पादन निकालते हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है, वो सिस्टम प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। तो उस सिस्टम के लिए हम उत्सर्जन का यूज करते हैं बेटा। जो उत्सर्जन वर्ड है इसका मतलब अपशिष्ट उत्पादों को निकालना अति जरूरी होता है और ये जो प्रक्रम चलता रहता है इसको ही उत्सर्जन का नाम देते हैं। और यही बहुकोश के जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है। तो उत्सर्जन के लिए क्या करते हैं? विशिष्ट उत्तक विकसित हो जाएगा, ठीक है। इनके लिए क्या होता है? एक विशिष्ट तरह का, एक अलग तरह का उत्तक विकसित हो जाता है। इसका मतलब जो परिवहन तंत्र है हमारे शरीर का या किसी भी एनिमल का, किसी भी बर्ड का, तो एक परिवहन तंत्र होता है जो उसके अपशिष्ट पदार्थों को उसकी कोशिकाओं से उत्सर्जन उत्तर तक पहुंचाने का काम करता है। डायरेक्ट तो नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं? उसको हमारी अलग अलग कोशिकाओं के माध्यम से जो हमारा यूजफुल चीजें होती हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी बॉडी कर लेती है और जो अपशिष्ट निकलता है तो वो उत्सर्जन उत्तक तक पहुंचाने में उनकी हेल्प भी करती हैं, अलग अलग कोशिकाएं हेल्प करती हैं। तो ये हमारे जीवन में अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में हम इन पर विचार भी करके देख सकते हैं। इसी से रिलेट करते हुए बेटा जो हमने पढ़ा अभी, तो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने में विसरण क्यों अपरिहार्य होता है। सेकंड है, कोई वस्तु अगर सजीव है, ठीक है बेटा, कोई वस्तु अगर सजीव मिल जाती है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का यूज करेंगे? निर्धारण करना है तो किस मापदंड, क्या मेजरमेंट होगा, ओके, उस आधार पर हम इसको निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? कच्ची सामग्रियों का। और जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं और उनके बेस पर उनको यहाँ पर लिस्टेड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 5.2 पोषण। पोषण क्या होता है? मीन्स हम जब टहलते हैं बेटा, साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो मेन साइकिलिंग का होता है, वॉकिंग का होता है, रनिंग का होता है। तो जब हम कर रहे हैं तो हम एक तरह से ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, अपनी जो हमारे शरीर में एनर्जी है, ठीक है, उस ऊर्जा को उपयोग करते हैं। और उस स्थिति में क्या होता है? हमारी एक्टिविटी होती है एक्टिविटी। तो उस स्थिति में जब कोई आभासी क्रियाकलाप ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखो ऊर्जा ही नहीं होगी तो कैसे भागेंगे हम? ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है शरीर में, तो आप कैसे रनिंग करोगे, कैसे वॉकिंग करोगे? इंसान तो चल ही नहीं पाता, उठ ही नहीं पाता, क्योंकि एनर्जी की कमी हो जाती है। तो यही ऊर्जा है, अगर ये ऊर्जा प्रॉपर बनी रहती है शरीर में तो हम अपनी सारी एक्टिविटीज को अच्छे से करते हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण, ये सभी की सभी हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है।
इन सब के लिए हमें किस चीज़ की, हमें वृद्धि करनी है, बच्चे की एक वृद्धि हम देखते हैं। आप लोग भी धीरे धीरे बढ़ रहे हो, विकास कर रहे हो अपना, चाहे वो दिमागी तौर से हो, शारीरिक तौर से हो, तो आपका कहीं ना कहीं ये वृद्धि हो रही है और विकास भी हो रहा है। तो इससे आप ये तो नहीं है शरीर के अंदर से ही काम चला रहे हो, आपको बाहर से भी तो खाने की जरूरत हो रही है बेटा। तो उसी से जो आप खा रहे हो वही आपका ऊर्जा का स्रोत कहलाता है, और पदार्थ जो हम खाते हैं वही हमारा भोजन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सजीव को भोजन तो चाहिए, अब उसके लिए कहीं ना कहीं उसके सोर्सेज भी होंगे बेटा, तो कहां से उसको मिलता है। तो सभी के सभी जीव ऊर्जा की जरूरत है, उसको पदार्थ की सामान्य आवश्यकता उसकी जरूरत होती है। सो इसकी आपूर्ति अलग अलग विधियों द्वारा होती है, ऐसा नहीं है एक ही विधि द्वारा हम इसको पूर्ति करते जा रहे हैं। इसकी आपूर्ति अलग अलग तरीकों से होती है, अलग अलग विधियों के थ्रू होती है, जिसमें जो जीव होते हैं वो अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो कुछ जीव क्या करते हैं, अकार्बनिक स्रोतों से, जो कार्बनिक नहीं है, अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ठीक है, दोनों चीजों से बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में अपना सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। और ये जीव क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, जिनमें सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु भी होते हैं। तो कभी आपने देखा है जो जीव स्वपोषी होते हैं, जिसमें हमने पौधों का नाम लिया बच्चों, तो क्या ये आप हमारी मम्मियों की तरह, ठीक है, जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है, आपके घर में कोई भी हेल्प करते हैं, पापा भी, तो कोई भी अगर खाना बना रहा है तो वो जो कटिंग, चॉपिंग, मार्केट से लेकर आना, सब चीजें करते हैं। तो क्या पौधे भी ऐसा ही करते हैं? पौधे तो ऐसा नहीं करते। पौधे अपना खाना बनाते खुद है बेटा, लेकिन उनका चॉपिंग का प्रोसेस नहीं होता। वो किसकी रोशनी में, सूर्य की रोशनी में हरे पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा खाना बनाते हैं, तो इसलिए उनको स्वपोषी कहते हैं, खुद का खाना बनाना, ठीक है। लेकिन हम तो डिपेंडेंट है ना, हम तो कहीं ना कहीं जाएंगे तब लेकर आएंगे, तो इसलिए हमारा एग्जिस्टेंस दूसरा होगा। और इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए भी जरूरी होता है। जटिल पदार्थ लेकर आए, इसको सरल फॉर्म में किया और फिर जीव ग्रहण करेगा, और जीव के ग्रहण करने से उसकी वृद्धि होगी जो उसके लिए प्रयुक्त होगी। तो इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम किसे कहते हैं बेटा? एंजाइम का मतलब होता है कि सरल पदार्थों को खंडित अनिवार्य है ताकि वे जीव को संरक्षण और वृद्धि में प्रयुक्त माने, और इन सब के लिए जैव उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, जिसे एंजाइम कहा जाता है। मीन्स क्या हुआ इसका? विषमपोषी। एक स्वपोषी पढ़ा आपने, एक विषमपोषी पढ़ेंगे। विषमपोषी उत्तरजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। सिंपल एक चीज बताती हूँ बेटा, जंतु होते हैं, अब जंतु अपना खाना तो नहीं बनाते, वो तो नहीं बनाते ना, तो वो किस पर डिपेंड होते हैं? पौधों पर। और पौधे कौन है? स्वपोषी है, वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं। और तो जो ये परपोषी है बेटा, ठीक है, जिसको हम विषमपोषी बोलते हैं, तो ये अपनी उत्तरजीविका के लिए, इनको अपने जीवन यापन के लिए उन पर डिपेंड रहना पड़ता है, और वो स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। और जब वो स्वपोषी उनको मिलता है तब वो खाते हैं, और खाने के बाद वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। ओके, परपोषी भी बोल सकते हैं। तो जंतु हो गए, कवक हो गए, ये इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। स्वपोषी और विषमपोषी को ध्यान रखेंगे बेटा। स्वपोषी खुद का खाना बनाने वाले, विषमपोषी दूसरों पर निर्भर रहने वाले, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है 5.1.1, स्वपोषी पोषण किसे बोला जाता है? स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी अभी हमने चर्चा की थी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं कहां से पूर्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूर्ति होती है। कैसे बनाएंगे? अब हरी पत्तेदार, हमने तो बोल दिया कि हरी पत्ती जो होती है वो खाना बनाती हैं, लेकिन कैसे, क्या और भी तो चीजों की नीड होती होगी उसके लिए, तो उसके लिए होती है प्रकाश संश्लेषण, और इस विधि द्वारा इसको पूरा किया जाता है। और ये पूरा एक प्रक्रम चलता है जिसमें सिर्फ स्वपोषी बाहर से पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से तो परिवर्तित कर देता है, जो बाहर से लिया उसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस किया और फिर अपने अकॉर्डिंग ग्रहण कर लिया और अपनी वृद्धि की।
तो ये आएगा। सो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में हम इनको लेते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, कैसे बेटा, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। और अगले अनुभाग में हम ये भी देखेंगे कि कैसे करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर क्या है बेटा, कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हुए काम करता है। इसका मतलब पौधे इससे वृद्धि करेंगे, उसको ऊर्जा मिल जाएगी। सो बच्चे यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में यहाँ पर संचित कर दिया जाता है। सो मंड का ध्यान रखेंगे। और ये जो रक्षित आंतरिक ऊर्जा है इसकी तरह कैसे कार्य करेगा, जैसे पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं बेटा, पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार जो चीजें जरूरी होती है वो ले लेते हैं। सेम ऐसे ही ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी होता है। शरीर जो हमारा होता है वो बाहर से जो खाना है, जो प्रत्युत्पन्न ऊर्जा है उसका कुछ भाग लेते हैं और उससे ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेते हैं हमारे शरीर में। सो यहाँ पर देखते हैं बेटा, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट, ठीक है, ये आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर स्वपोषी अपना काम करते हैं। तो ये जो पार्ट होता है बेटा इसको मध्य राशि बोलते हैं, मध्य शिरा के रूप में बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आप ये जो पार्ट है देखो, ग्रीन वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको पर्णपटल के नाम से बोलते हैं। हर एक को नाम को याद रखना है कि डायग्राम में आप बेटा एग्जाम में आ सकता है डायग्राम, इसलिए डायग्राम को भी प्लीज समझते चलेंगे। ओके यस, ये जो यहाँ पर बेटा ये जो कॉर्नर सा पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको शिरा बोला जाता है। पर्णपटल, मध्य शिरा और सिर्फ शिरा के रूप में, ठीक है। अब ये जो पार्ट है बेटा, पत्तियों में ये पार्ट होता है, ठीक है, आपको टाइट टाइट वहां पर गठीला पार्ट नजर आता है, उसको बोलते हैं फ्लोएम जाइलम और यहाँ पर है संवहन मंडल। और ये जो चीज दिखाई गई है बेटा मोमी क्यूटिकल, जिसके अंदर ऊपरी भाग त्वचा यहाँ पर शो हो रही है। सो हरित लवक, यहाँ पर हरित लवक मतलब जो ग्रीन कलर आपको नजर आता है ना, वो यहाँ पर ये सर्कल सर्कुलर जो है ये पत्तियों में होता है, इसी को बोलते हैं हरित लवक, इसको हरित लवक बोला जाता है। और इसके अंदर से जो ये पार्ट होता है हमारा, ये जो पार्ट है इसको वायु कोश है, यहाँ से वायु एग्जिस्ट होती है और ये कहलाता है द्वार कोशिका। और ये निचली बाह्य त्वचा हमारी दिखाई देती है। मीन्स ये प्रॉपर डीप एक क्लासिफिकेशन दिया गया है कि पत्तियों के अंदर कैसी और कौन सा पार्ट कहाँ पर एग्जिस्ट होता है और यहाँ पर ये अपना अपना पार्ट कैसे इंपॉर्टेंट काम करता है, ये डीपली तरीके से आपको समझना है और समझते हुए इस डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये आपका समीकरण के थ्रू समझाया गया है 3CO2 + 12H2O, जिसके अंदर हमारा क्लोरोफिल आया और सूर्य प्रकाश आया और उसके बाद वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज के लिए C3H12O6 + 6O2 और 6H2O। तो ये हमारा दिखा रहे हैं कि कैसे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारा ग्लूकोज यहाँ पर तैयार हो गया है, जो पत्तियों के द्वारा बना लिया गया है, पौधों के द्वारा बना लिया गया है। और ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम यहाँ पर दिखाता है। सो इसके दौरान हम क्या क्या घटनाएं होती हैं बेटा, पहली घटना होती है कि क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अवशोषित करना, ले लेना, ग्रहण करना, ओके, सोख लेना। सो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। सेकेंडली बेटा देखेंगे यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, चेंज करना, बदलना। तो प्रकाश ऊर्जा निकली बेटा, उसको किस में, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया, बदल दिया, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो गया, ठीक है, वो उसमें बदल गए। थर्ड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बेटा अपचयन हो गया है, जिससे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो आपने घटनाएं देखी तीनों की तीनों, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो चरण आप फॉलो कर रहे हो ये अचानक से एक के बाद दूसरा हो जाए। कैसे, अब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। जैसे हम बात करते हैं मरुदित, मरुदित जो है पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात में क्या किया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया
और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, और मध्यस्थ में उत्पाद बनाते हैं, और दिन में क्या करते हैं, वो क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। मेरे उनका खाना बनाने का प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट होता है। और ये जो अभिक्रिया का प्रत्येक घटक है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए ही जिम्मेदार होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको इसकी आवश्यकता होती है अलग अलग प्रकारों में। तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने काफी पढ़ा है अच्छे से, उसके अंदर डीपली चीजें पढ़ी है, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम और ज्यादा कंसाइज करके और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर अप करेंगे।